दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम कांग्रेस की स्थापना के संबंध में बात करने जा रहे हैं। अपने स्थापना के समय से ही यह विवादों में रही है। कुछ इसे अंग्रेजों के दिमाग की उपज मानते थे, तो कोई इसे भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद की भावना का परिणाम मानते थे। कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में 28 दिसंबर को मुंबई के गोकुल संस्कृत कॉलेज में हुई, जहां 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इसकी स्थापना हुई थी। परंतु पहले भी जैसा कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय से ही इसको लेकर विवाद होते रहे। आगे चलकर कांग्रेस की कई विचारधाराएं बन गई, जिनमें दो प्रमुख विचारधाराएं नरमपंथियों और गरमपंथियों की थी। एक तरफ नरमपंथी पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों से अपनी मांग रखते थे, तो वहीं गरमपंथियों का कहना था कि जो हमारा हक है उसे छीन कर लेना चाहिए। गरमपंथियों का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। उन्होंने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कहा कि कांग्रेस एक अंग्रेजों की सोच है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन अंग्रेजों की सोच का परिणाम है और इसका भारतीयों से कोई लेना देना नहीं। 1909 में प्रकाशित यंग इंडिया में उन्होंने कांग्रेस को अंग्रेजों का पुत्र बताते हुए इसे डफरिन की सोच का परिणाम बताया और इसे ब्रिटिश सरकार की उपज बताया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन का बटन भी जरूर दबाइएगा, जिससे आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने कहा कि इसे ब्रिटिश सरकार ने बनाया है और यह ब्रिटिश सरकार के अनुसार ही कार्य करेगी, यह भारतीयों के लिए कुछ भी नहीं करेगी। आगे चलकर मार्क्सवादी पार्टी के नेता रजनी पाल दत्ता ने भी कांग्रेस को लेकर ऐसी ही आलोचना की। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी ऐसी ही बातें कही गई कि कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व की तरह से है। तो इस प्रकार से लाला लाजपत राय ने इसे एक सेफ्टी वॉल्व की संज्ञा देते हुए अंग्रेजों के समर्थन वाली पार्टी बताया। इसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिया। कांग्रेस के संस्थापक माने जाने वाले ए.ओ. ह्यूम और उनके मित्र विलियम वेडरबर्न की बात का उन्होंने हवाला दिया। वेडरबर्न ने ए.ओ. ह्यूम की बायोग्राफी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कई बातें रखी थी और इन्हीं बातों को यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने बताया और इसका हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों की सोच का परिणाम है, ना कि भारतीयों की राष्ट्रवाद की भावना का। वेडरबर्न ने ए.ओ. ह्यूम की बायोग्राफी में लिखा है कि 1884 में शिमला में वे एक अधिकारी थे और शिमला के पहाड़ियों में एक सिद्ध पुरुष हुआ करते थे जो भी कहते थे वह सच हो जाता था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। हालांकि ए.ओ. ह्यूम आधुनिक विचारों के थे और कई मामलों में वे भारतीय हितों का पक्ष भी लेते थे और इसी तरीके से एक बार ए.ओ. ह्यूम के कानों तक भी बाबा के भविष्यवाणी की चर्चा पहुंची। चूंकि ए.ओ. ह्यूम भारत के हितों की बात करते थे, इसलिए कई भारतीयों का उन पर विश्वास भी था। ए.ओ. ह्यूम को पता चला कि बाबा ने कहा है कि अंग्रेजों के दिन भारत में चंद दिनों के ही हैं, और इसके बाद वे खुद बाबा के पास गए और उनसे पूछा। तब बाबा ने कहा कि जल्द ही 1857 फिर से दोहराया जाएगा और जिसके बाद अंग्रेजों को वापस जाना ही पड़ेगा। वेडरबर्न के अनुसार इससे ह्यूम चिंतित हो गए और अगले ही दिन वे बंगाल में गवर्नर जनरल डफरिन से मिलने कलकत्ता पहुंच गए। डफरिन ने जब यह सुना तो वह भी चिंतित हुआ। उसने इस तरीके के विरोध को दबाने का प्रयास करना शुरू किया और उसने विचार किया कि क्यों न ऐसा कुछ किया जाए जो भारतीयों के असंतोष को बढ़ने ही ना दे, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी वह बढ़ते हुए असंतोष का ही परिणाम थी। यहीं से डफरिन ने एक दल बनाने का सोचा जो अखिल भारतीय स्तर पर हो और एक सेफ्टी वॉल्व की तरह से कार्य करे। वो रहे तो जनता के बीच में, बातें तो जनता की सुने, लेकिन अल्टीमेटली वो अंग्रेजों के लिए कार्य करे और भारतीयों के असंतोष को बढ़ने ना दे। और इस प्रकार इस दल के सहारे अंग्रेज भारतीयों पर नियंत्रण भी रख सकेंगे। और चूंकि ह्यूम को भारतीयों का हितैषी माना जाता था, डफरिन ने यह जिम्मेदारी ह्यूम को ही दे दी और ह्यूम से कहा कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो भारतीय लोगों से बात करें और इस प्रकार का एक दल बनाएं। उन्होंने ह्यूम को 1 वर्ष की छुट्टी देकर भारतीयों से समन्वय कर पार्टी बनाने की जिम्मेदारी दी। इसके बाद ए.ओ. ह्यूम ने पूरे भारत का भ्रमण करना शुरू किया, खास तौर पर महाराष्ट्र और बंगाल, जहां पर कई राजनीतिक संगठन थे। इन राजनीतिक संगठनों से उन्होंने बात की और पार्टी बनाने की बात की।
और इस प्रकार से माना जाता है कि ए.ओ. ह्यूम के प्रयासों से ही 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। पर विलियम वेडरबर्न की बात पूरी तरीके से सही नहीं मानी जा सकती। विलियम वेडरबर्न स्वयं अंग्रेज थे और यह भी हो सकता है कि उन्होंने कांग्रेस के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए ऐसी बातें कही हों। साथ ही उन्होंने डफरिन और ए.ओ. ह्यूम के बीच की वार्ता का जो जिक्र किया है उसका कोई दस्तावेज नहीं है। ऐसी कुछ वार्ता हुई भी थी डफरिन और ए.ओ. ह्यूम के बीच में, तो इसका पता वेडरबर्न को लगना संभव नहीं था। तो आखिर पार्टी बनी कैसे, इसकी वास्तविकता क्या है? वर्ष 1877 में पूना में सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें कलकत्ता और बॉम्बे के संगठनों एवं समाचारों में साझा बैठक पर बातचीत की गई। इसी के बाद 1878 में वर्नाकुलर एक्ट आ गया, जिसका काफी विरोध हुआ। इसके विरोध से बम्बई और महाराष्ट्र के संगठनों में एकजुटता बढ़ी और इन्होंने साथ आने का निर्णय लिया। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अपने दोस्तों से भी शेयर करें। वर्ष 1883 में राष्ट्रीय मुस्लिम एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन यूनियन ने मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन बनाया, जिसकी 8th कॉन्फ्रेंस हुई और इन्होंने समय समय पर कॉन्फ्रेंस करते रहने का निर्णय लिया। 1885 में फिर से बम्बई में एक कॉन्फ्रेंस हुई और इसी कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का गठन हुआ, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह कॉन्फ्रेंस 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इस प्रकार भले ही ए.ओ. ह्यूम ने प्रयास किया हो, परंतु कांग्रेस का गठन एक क्रमिक विकास के रूप में हुआ था।